Yes. Hello everyone, welcome to Everyday Academy. Today I am going to discuss class 7th geography of first chapter environment. We will talk about environment. What is environment? Whatever we see around is called environment. It may be biotic or abiotic. We will talk about what is biotic and abiotic. Environment is made up of a French word environner. Environner means neighborhood. Neighborhood means surroundings. मतलब whatever we see our around surroundings is called environment. It may be biotic and abiotic. Biotic. What is biotic? Bio means living. All living things is included in biotic things, and abiotic means non-living. All non-living is called abiotic. जैसे कि वट एवर सी एवर अराउंड हम लिविंग भी देखते हैं, नॉन लिविंग भी चीज देखते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट में आती है. इन्वायरमेंट का नेक्स्ट अगर हम डिफिनेशन देखें तो इन्वायरमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. इट प्रोवाइड अस वाटर, एयर एंड लैंड. इन्वायरमेंट हम उसे भी कहते हैं जो हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे कि वाटर, एयर एंड लैंड प्रोवाइड करता है. और ये इन्वायरमेंट किस में आता है? वाटर, एयर एंड लैंड, ये बायोस्फीयर में आते हैं. एंड द डिफिनेशन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्लेस, पीपुल, थिंग्स एंड नेचर दैट इज सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. It will be continued. Now we will talk about component of environment. There have three component of environment. First, natural, human made, and human environment. Natural environment. If you talk about natural environment, that is air, water, land. Air, water, and land. This natural environment made biosphere. आपने सुना होगा बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं जहां पर एयर, वाटर, लैंड संरक्षित होते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं किसी विशेष जानवर को रहने के लिए. जैसे बहुत सारे कान्हा-किसली बायोस्फीयर रिजर्व हैं, एमपी में है, ठीक है. नागरहोल बायोस्फीयर रिजर्व है, कर्नाटका में है, ठीक है. और तंचा और पेंच बायोस्फीयर रिजर्व है, महाराष्ट्र में है. पेंच बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 2 राज्यों में है. कहाँ पर? एमपी में और महाराष्ट्र में. पेंच बायोस्फीयर रिजर्व एमपी और महाराष्ट्र में है. तो ये पेंच बायोस्फीयर रिजर्व. अब हम बात करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसे ह्यूमन ने स्वयं बनाया है, जैसे रोड, रेलवे, टनल, बिल्डिंग्स, दैट इज मेड सेल्फ बाय ह्यूमन, इज कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. एंड द थर्ड इज ह्यूमन इज सेल्फ एज ए रिसोर्स. जैसे अगर हम बात करें, कोई एक व्यक्ति है, मेल है या फीमेल है, वो मैरी किया, पेरेंट्स हुए, वो आपस में दंपति हुए, हस्बैंड वाइफ हुए, उनसे बच्चे हुए, फैमिली बनी और एक ग्रुप ऑफ फैमिली मिलकर कम्युनिटी बनी तो एक बड़े लेवल पे रिलीजन होगा, सबका अपना अपना रिलीजन होगा, तो अपना सबका एक कल्चर होगा तो वहाँ पर पॉलिटिकल बैकअप होगा, लोग अपनी राजनीति करेंगे, वहाँ पे एक गवर्निंग बॉडी बनेगी. तो ये होते हैं आपके कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. अब हम बात करेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट में 3 टाइप्स के होते हैं मेनली: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर. लिथोस्फीयर, द वर्ड लिथो मीन्स द वर्ड लिथो डिनोट्स टू रॉक और स्टोन. लिथो मीन्स होता है रॉक और स्टोन. इसमें जो भी स्टोन लैंड पे होते हैं, जैसे ग्रास हो गया, लिथोस्फीयर में कौन सी चीजें पनपती हैं या उगती हैं, ग्रो करती हैं? फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट होंगे, ग्रास,
और जो भी चीजें ट्री वगैरह हो गए, मतलब लिथोस्फीयर में मिनरल्स हो गए, जो भी चीजें हम पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं रॉक्स में। तो जो भी चीजें हम रॉक्स में पाते हैं, वहां पर जो भी चीजें उगती हैं, ग्रो करती हैं, दैट इज ऑल्ड कॉल्ड लिथोस्फीयर, रिजर्व ऑफ नेचुरल थिंग्स। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स वाटर, द वर्ड हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर। अब वाट लिथोस्फीयर में कौन कौन से आएंगे वाटर में कंपोनेंट? इसमें आएंगे आपका सी हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, दैट इज कॉल्ड, दैट ऑल इज इंक्लूडेड इन हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन? सी, लेक, रिवर, हाइड्रो, इन सभी में वाटर रहता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर के जो रिसोर्सेस हैं वो सभी हाइड्रोस्फीयर में आएंगे। लिथो, लिथो मीन्स रॉक, जो रॉक पे उगते हैं, जैसे फॉरेस्ट, ग्रास और मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं रॉक्स में, दैट ऑल विल बी इंक्लूडेड इन लिथोस्फीयर। एंड वी विल टॉक अबाउट एटमोस्फीयर। एटमोस्फीयर, ए थिन लेयर ऑफ एयर। एटमोस्फीयर में A is for atmosphere, A for air. A thin layer of air is called atmosphere. It will be continue from here. Now we will talk about human environment. मैंने बताया अभी आपको कि ह्यूमन खुद एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। वो कैसे क्रिएट करता है ये हम बात करेंगे। तो ह्यूमन की जब ओरिजिन हुई, उत्पत्ति हुई, इसके बाद क्या किया, उसने पहले खाने पीने की, अपने जीने की व्यवस्था बनाई, जो भी हंटिंग किया या फिर क्रॉप प्रोडक्शन किया। उसके बाद डोमेस्टिक एनिमल्स उन्होंने शुरू किया पालना, भेड़, बकरी, गाय, जो भी जंगल डोमेस्टिक एनिमल्स पालना शुरू किया। उसके बाद उनकी लाइफ धीरे धीरे सेटल होती चली गई। तो उनके बाद एक नया आविष्कार, एक नई आवश्यकताओं ने एक नए आविष्कार को पनपाया, जैसे व्हील का आविष्कार और फायर इन्वेंटेड। फर्स्टली व्हील एंड फायर इन्वेंशन हुआ। उसके बाद व्हील अब ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ पर कैसे काम करेगा यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद लोगों में एक नई क्रांति आई, बार्टर सिस्टम बना। बार्टर यानी एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, लेन देन। पहले पैसे तो आए नहीं, तो लोग कुछ एक दूसरे को देते थे, दूसरा व्यक्ति कुछ अपना आवश्यकता की चीजें दूसरे को देता था, दूसरे की आवश्यकताओं की चीजों को। तो बार्टर मतलब होता है एक्सचेंज, यानी आदान प्रदान करना, यानी कि चीजों को एक दूसरे को एक्सचेंज करके काम चलाया गया स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट हुआ, देन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी चीजों के, लोगों की अपनी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उद्योग धंधे बने। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले कहाँ पर हुआ? 1688 में इंग्लैंड में। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैज डन इन 1688 इन इंग्लैंड। तो हालांकि यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन ने स्टार्टिंग में कब बात किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल सेटअप किया अपना। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो माल वगैरह को ढोने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बेहतर होना आवश्यक था, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बेहतर हुआ। आफ्टर दैट लोग में कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट को, इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज भी बेहतर बनाए गए। तो इस प्रकार से ह्यूमन का एक इन्वायरमेंट बना। कैसे बना? उसने सीधे क्रॉप प्रोडक्शन से लेकर पूरी आपके डोमेस्टिक एनिमल्स सेटअप करने से लेकर सेटल लाइफ, व्हील एंड फायर इन्वेंशन, बार्टर सिस्टम, ट्रेड स्टार्टिंग एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। जो भी हम आजकल कम्युनिकेशन, यूट्यूब के माध्यम से जो भी हम आपको इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है, ये सभी एक इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट की देन है। हमने यहाँ पे इन्वायरमेंट बनाया है, इसका पढ़ाई का इन्वायरमेंट, कि हम पढ़ाई करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे और आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो यह क्या है? हमारे द्वारा बनाया गया एक ह्यूमन इन्वायरमेंट है, तो यही कहलाता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके, क्लियर? Yeah, we will talk about here ecology. What is ecology? Study of relationship and interaction of living organism with other living organisms and its surrounding environment is called ecosystem. Ecology. Ecology, study of relationship and living organism, एक living organism का
दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन यानी जुड़ाव, और ये चारों तरफ इनके जो भी चीजें हैं उनसे जुड़ाव मिलकर एक इन्वायरमेंट बनाता है। यानी कि इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बायोटिक कहते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एबायोटिक कहते हैं। बायोटिक में बायो, जैसे बायोलॉजी आप पढ़ते हैं, बायो मीन्स होता है लिविंग, बायो मतलब ही होता है लिविंग, लॉजी मतलब होता है अध्ययन, स्टडी, यानी लिविंग थिंग्स का हम स्टडी करते हैं। बायोटिक मतलब इसमें ऑल लिविंग थिंग्स आएंगे। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, ये ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। इकोसिस्टम कैसे बनता है हम बात करेंगे। इकोसिस्टम बनता है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से। तो इकोलॉजी क्या होता है, हमने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन और इसके चारों तरफ के जो सराउंडिंग ऑल थिंग्स इंक्लूडेड मेक्स इन्वायरमेंट। तो ये आपका इकोलॉजी बन गया। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक आते हैं। अब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इसलिए मनाया जाता है ताकि हम जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके प्रभाव को कम करें। ओजोन लेयर में जो छिद्र हो रहा है ओजोन लेयर में, उनके प्रभाव को कम करें और हमारा इन्वायरमेंट बेहतर रहे। इसके लिए 5 जून को हर साल समिट होती है। उसमें कई सारे कंट्री के पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें हम काम करते हैं ओजोन लेयर की जो छिद्र हो रही है अंटार्कटिक जोन में उसको कम करें और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए। तो यहाँ से ये चैप्टर समाप्त होता है, इन्वायरमेंट क्लियर होता है। होप सो दैट यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज।